जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे संतुलित भोजन के विभिन्न घटकों में एक महत्वपूर्ण घटक है प्रोटीन। प्रोटीन जो कि एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। यदि हम एमिनो अम्लों की संरचना देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त एक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, जिसे हम एमिनो समूह कहते हैं। और इस तरह से एमिनो समूह युक्त समस्त कार्बनिक कंपाउंड को एक साथ हम सामूहिक रूप से एमाइंस या एमीन्स कहते हैं। ये एमीन्स हमारी जैविक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ ये औद्योगिक रूप से खासकर डाइज उद्योग में तथा औषधीय उद्योग में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये एमीन्स प्रकृति में प्रोटीन के अलावा विटामिन में भी पाए जाते हैं। बहुत सारे एल्केलॉइड के ये घटक होते हैं। साथ ही साथ ये हार्मोन्स में भी मुख्य घटक के रूप में पाए जाते हैं। यदि हम संश्लेषित कंपाउंड्स की बात करें तो बहुत सारे संश्लेषित कंपाउंड्स के ये घटक होते हैं, जैसे कि विभिन्न बहुलकों, जैसे कि नायलॉन के मुख्य घटक होते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें डाइज, तो डाइज के निर्माण के लिए एमाइंस का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी औषधियों के भी ये मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि हम औषधियों की बात करें तो यहाँ पर हम देखें एड्रेनालिन तथा इफेड्रिन, ये महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जिनका उपयोग यहाँ पर रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है और इनमें द्वितीयक एमिनो समूह उपस्थित होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नोवोकेन, यह भी एक महत्वपूर्ण औषधि है। आपने देखा होगा कि जब हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है या दांत जिसे हम सड़ना दांतों का कहते हैं, और जब हमें दांत निकालने की नौबत आती है तो इस स्थिति में दांत निकालने से पहले उसे सेंसेशन लेस करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे कि वह सुन्न हो जाता है और हम दांत आसानी से निकलवा पाते हैं। तो वहाँ पर भी नोवोकेन नामक औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि बेनाड्रिल, यह भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसे प्रतिहिस्टामिन के तौर पर उपयोग में लाया जाता है और इसमें तृतीयक एमिनो समूह उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये एमीन्स हमारे जैविक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ ये हमारे औद्योगिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इतना ही नहीं, चूँकि ये एमाइंस क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इसीलिए ये खनिज अम्लों के साथ मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, जिसे हम चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं। यदि हम इनकी संरचना देखें तो चतुष्क अमोनियम लवण में यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, एमीन समूह का जो नाइट्रोजन होता है, उस पर धन आवेश पाया जाता है। उदाहरण के लिए डाईएजोनियम क्लोराइड, ये भी एक महत्वपूर्ण कंपाउंड होते हैं जिनका उपयोग डाइज निर्माण में तो होता ही है, साथ ही साथ ये बहुत से एरोमेटिक कार्बनिक कंपाउंड के संश्लेषण के लिए मध्यवर्ती के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जिनका उपयोग हम सीधे बेंजीन से जिनका निर्माण हम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जैसे कि हेलो एल्केन्स, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जिन्हें हम सीधे बेंजीन का को लेकर बना नहीं पाते हैं, वहाँ पर यहाँ पर मध्यवर्ती के रूप में हम डाईएजोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा साइनोबेंजीन, इसके निर्माण के लिए भी हम डाईएजोनियम क्लोराइड का उपयोग मध्यवर्ती के रूप में करते हैं। तो इस अध्याय में हम एमीन्स तथा डाईएजोनियम क्लोराइड, इन दोनों यौगिकों के गुणों के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमीन्स को। जैसे कि आप जानते हैं, एमीन्स अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। यदि अमोनिया की संरचना तो आप जानते ही हैं, अमोनिया की संरचना में जिसमें एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यदि अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को एल्किल समूह या फिर एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमें एमाइंस प्राप्त होते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्रकार के एमाइंस प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ पर हम देखें कि एमाइंस की संरचना किस प्रकार से होती है, तो अमोनिया की संरचना तो आप जानते ही हैं।
हम अमोनिया की संरचना में हम जानते हैं कि अमोनिया का जो नाइट्रोजन होता है वह त्रिसंयोजी होता है। नाइट्रोजन परमाणु से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, साथ ही साथ इसके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है। इसी तरह से जो एमाइंस होते हैं, एमाइंस भी अमोनिया से व्युत्पन्न है। यदि हम इसके एक हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल समूह से विस्थापित कर दें या फिर 2 हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल समूह से विस्थापित कर दें या फिर तीनों हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल समूह से विस्थापित कर दें, तो सभी जो एमाइंस हैं उसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन यहाँ पर 3 बंध बनाता है तथा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर उपस्थित होता है। तो इस तरह से हम इसकी यदि संकरण की गणना करें, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें 3 बंध हैं तथा एक लोन पेयर है। तो इस तरह से इसमें जो संकरण होगा वह sp3 प्रकार का संकरण होगा। और हम जानते हैं कि जब sp3 प्रकार का संकरण होता है तो ज्यामिति चतुष्फलकी होती है। तो यहाँ पर जो एमाइंस हैं वो चतुष्फलकी आकृति के होते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो चतुष्फलक के कोनों की ओर निर्देशित होते हैं। और लेकिन जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो चूंकि जो लोन पेयर होते हैं वो संरचना बनाने में भाग नहीं लेते हैं, केवल बॉन्ड पेयर संरचना बनाने में भाग लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 3 बंध होते हैं वही संरचना में भाग लेते हैं और इस तरह से जो एमाइंस की संरचना होती है वह होती है पिरामिडी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन के बीच बनने वाले बंध कोण की। जैसे कि हम जानते हैं जब चतुष्फल की संरचना होती है तो आबंध कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो एमाइंस हैं वहाँ पर एक लोन पेयर उपस्थित है और हम जानते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है, इसलिए जो एमाइंस होते हैं उनमें जो आबंध कोण का मान होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट से कम पाया जाता है। और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन किस प्रकार के एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हुए हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं ट्राईमेथिल अमाइन की। यदि हम यहाँ पर ट्राईमेथिल अमाइन को देखें तो यहाँ पर इसमें जो आबंध कोण का मान होता है वह 108 डिग्री का पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो एमाइन की जो संरचना होती है वह पिरामिडल होती है, जबकि यहाँ पर ज्यामिति है वह चतुष्फलकी ही होती है। अब हम देखते हैं इनके वर्गीकरण को। चूंकि एमाइंस अमोनिया के ही एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर अमोनिया के कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इसके आधार पर एमाइंस 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक एमाइन, द्वितीयक एमाइन तथा तृतीयक एमाइंस। यदि हम प्राथमिक एमाइन देखें तो यहाँ पर जो NH3 है उसके अमोनिया के केवल एक हाइड्रोजन को एक एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा जाएगा RNH2। जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3NH2, जिसमें कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक मिथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर मिथाइल की जगह पर हम कोई फिनाइल समूह ले सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लिख दें C6H5NH2 तो यह एरोमेटिक प्राथमिक एमाइन हो जाएगा। इसी तरह से यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो हमें द्वितीयक एमाइन 2 डिग्री एमाइंस प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर ये जो एल्किल समूह हैं वह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। यदि नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह समान होते हैं तो इस प्रकार के द्वितीयक अमीन्स को हम सामान्य एमाइन या सिंपल एमीन्स कहते हैं। दूसरी ओर यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो उन्हें हम मिश्रित एमीन या मिश्रित एमाइंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले R नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो RNHR डैश,
तो यहाँ पर एक जो होगा दोनों एल्किल समूह एक समान भी हो सकते हैं या फिर ये दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे यदि दोनों हाइड्रोजन को दो मिथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हो, जैसे कि CH3NH या फिर भिन्न भिन्न एल्काइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया हो, जैसे कि CH3NH2H5। यहाँ पर एक मिथाइल समूह है और दूसरा इथाइल समूह है। इसी तरह से यहाँ पर एक एलिफेटिक या एल्काइल समूह को और दूसरा यहाँ पर एरिल समूह भी उपस्थित हो सकता है, जैसे कि RNHC6H5। तो इस तरह से हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होते हैं, सामान्य द्वितीयक एमीन तथा मिश्रित द्वितीयक एमीन। इसके बाद हम देखें तृतीयक एमाइंस। तो यदि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमें तृतीयक एमाइंस प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये जो एल्किल समूह है ये समान भी हो सकते हैं और ये भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर R' R" के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पर अब उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 मिथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर CH3N CH3N CH3। तो यहाँ पर हम देखें कि जो तीनों हाइड्रोजन है वो 3 मिथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हैं। यहाँ पर हम RNC6H5 और N से जुड़ा हुआ एक और एल्किल समूह R हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर तृतीयक मिश्रित प्रकार के तृतीयक एमाइंस प्राप्त होंगे। तो इस तरह से एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों ही प्रकार के एमाइंस को हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण के पश्चात अब हम जानते हैं एमाइंस के नॉमेनक्लेचर को, यानी कि इनके नामकरण को। एमाइंस का नामकरण हम 2 अलग अलग पार्ट बांटकर करेंगे। पहले एलिफेटिक एमाइंस का नामकरण और उसके बाद हम करेंगे एरोमेटिक एमाइंस का नामकरण। एलिफेटिक एमाइंस का नामकरण करने के लिए हम जानते हैं कि इन्हें भी 2 प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं। सामान्य नामकरण, सामान्य विधि से इनका जो नाम होता है, और दूसरा IUPAC पद्धति के अनुसार इनका नामकरण करते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो सामान्य नामकरण किया जाता है सामान्य विधि से, उसके लिए जो एमाइन समूह हैं उससे जुड़े हुए एल्किल जो समूह होता है उसे हम एल्किल के रूप में लिखते हैं तथा उसके पीछे अनुलग्न के रूप में यहाँ पर एमाइंस जोड़ देते हैं। जैसे कि यानी कि इनका जो सामान्य नाम होता है वह एल्किल एमाइन के रूप में लिखा जाता है। दूसरी ओर यदि हम इनका IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं तो यहाँ पर भी अनुलग्न के रूप में NH2 जो भी क्रियात्मक समूह होता है उसे हम अनुलग्न के रूप में एमीन्स के रूप में ही लिखते हैं, लेकिन जो एल्काइल समूह होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखते हैं। जैसे इसका जो नामकरण किया जाता है एल्केन एमीन के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जो एल्केन का पूरा जो स्पेलिंग है न लिखकर अंत में जो ई आता है उसे हम प्रतिस्थापित हटा देते हैं और उसकी जगह पर वहाँ पर एमाइंस जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम इनका नामकरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक एमाइन, क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एमाइंस हैं उनके नामकरण में भी कुछ भिन्नता होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक एमाइंस का नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। प्राथमिक एमाइन जिसमें कि अमोनिया के केवल एक हाइड्रोजन को एक एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं जिसमें कि NH2 समूह से जुड़ा हुआ एक मिथाइल समूह है CH3NH2। यह एक प्राथमिक एमाइन है और यहाँ पर हम देखें कि इसका जो सामान्य नाम होगा तो सामान्य नाम में केवल ये एक कार्बन वाला एल्किल समूह है और इसे हम मिथाइल कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एमाइन। और दूसरी ओर यदि हम इसका IUPAC पद्धति में नामकरण करें तो चूंकि हम जानते हैं कि एक कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन है वह मेथेन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन एमीन।
लेकिन जब हम स्पेलिंग इंग्लिश में लिखेंगे तो मेथेन में का जो अंत का ई है उसे वहाँ से हटा देंगे और उससे हम जोड़ देंगे एमाइन को। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा मेथेनैमीन। इसके बाद हम लेते हैं एक और उदाहरण ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर है CH3CH2NH2। तो यहाँ पर जो एल्किल मूलक है वह इथाइल समूह है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा इथाइल एमाइन। इसी तरह से जब इसका हम IUPAC पद्धति में नाम लिखेंगे तो ये होगा एथेन एमीन। इसी तरह से यदि हमारे पास 3 कार्बन वाला प्राथमिक एमाइन है, जैसे कि और जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जो 3 कार्बन है वो सीधी श्रृंखला में उपस्थित हैं, CH3CH2CH2NH2। तो यहाँ पर चूंकि ये नॉर्मल प्रोपाइल समूह है तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन। इसी तरह से जब हम इसका IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर जो एमाइन समूह है वह पहले वाले कार्बन पर उपस्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन 1 एमाइन। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर जो 3 कार्बन की श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है, जिसमें कि एमाइन समूह जो है वो मध्य वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वह आइसो, उसमें हम प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सामान्य नाम होगा वह हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एमाइन, जबकि इसका जो IUPAC पद्धति में नाम होगा तो चूंकि यहाँ पर जो एमाइन समूह है दूसरे वाले कार्बन पर उपस्थित है, तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमाइन, क्योंकि एमाइन की स्थिति को दर्शाने के लिए हम उस कार्बन के नंबर को लिखेंगे जहाँ पर जिस कार्बन से यह जुड़ा हुआ होगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमाइन। तो ये सामान्य एलिफेटिक प्राथमिक एमाइंस है जिनका नामकरण हमने जाना। इसके बाद हम द्वितीयक एमाइंस या सेकेंडरी एमाइंस का नामकरण देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो द्वितीयक एमाइंस होते हैं उन्हें हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक सिंपल एमाइन जिसमें कि सभी एल्किल समूह समान होते हैं, जबकि दूसरे मिश्रित एमाइंस जिनमें कि जो एल्किल समूह या एरिल समूह होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं एक सिंपल एमाइन का, जिसमें कि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं में से 2 को 2 मेथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर सूत्र है CH3NHCH3। जब इसका हम सामान्य नाम लिखते हैं तो सामान्य नाम में चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन से मेथाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसे हम N के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए N का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे NN डाइमेथाइल एमाइन, जो कि सामान्य नाम होगा, या इसके अलावा हम केवल डाइमेथाइल एमाइन भी लिख सकते हैं। दूसरी ओर यदि हम इसका IUPAC पद्धति में नाम लिखते हैं तो यहाँ पर N को दर्शाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो एल्काइल समूह है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। जनरली जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें प्रतिस्थापित कार्बन से जुड़े होते हैं, लेकिन चूंकि एमाइंस में एल्किल समूह प्रतिस्थापी वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ पर हमें N को दर्शाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम चूंकि दोनों ही मेथाइल समूह नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं तो वहाँ पर एक एल्काइल समूह को हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे, जबकि दूसरे एल्काइल समूह को हम मुख्य हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर N मेथाइल ये प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा, जबकि दूसरा जो मेथाइल समूह है वो हम हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखेंगे, मेथेन के रूप में लिखेंगे। और लिखते समय यहाँ पर भी जो हम मेथेन का अंत का ई है उसे हम हटा देंगे और वहाँ पर एमाइन जोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर नाम हो जाएगा N मेथाइल मेथेनामीन। तो इस तरह से द्वितीयक
जो सिंपल द्वितीयक एमाइन्स हैं उनका हम नामकरण करते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि जब हम N लिखेंगे, N कैपिटल होगा, और उसके बाद जब हम मिथाइल लिखते हैं तो दोनों के बीच में हम हाइफन लगाएंगे। और यहाँ पर यदि हम 2 बार N लिखते हैं तो दोनों N के बीच हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर भी हम नंबर और टेक्स्ट लिखते हैं दोनों के बीच में वहाँ पर हर जगह पर हाइफन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से हम दूसरे मिश्रित एमाइन का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें कि जो अमोनिया है उसके एक हाइड्रोजन को मेथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि दूसरे को एथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो सामान्य पद्धति में इसका जो नामकरण है हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जो भी प्रतिस्थापी हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर एथाइल मेथाइल एमाइन हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो सिंपल नाम है। जबकि आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करने के लिए हम यहाँ पर एक जो छोटा कम कार्बन वाला जो एल्काइल समूह है उसे हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे, जबकि जो अधिक कार्बन वाला समूह है उसे हम मुख्य हाइड्रोकार्बन के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर आईयूपीएसी पद्धति में इसका नाम हो जाएगा एन मेथाइल एथेनामाइन, क्योंकि जो एथेन है 2 कार्बन वाला है वो मुख्य हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखा जाएगा। और एथेन का जब स्पेलिंग हम लिखेंगे तो वहाँ पर अंत के ई को हटा देंगे। इसी तरह से अब हम तृतीयक एमाइन के नामकरण को देखते हैं। यदि हम यहाँ पर पहले सिंपल तृतीयक एमाइन लेते हैं, जिसमें कि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 मेथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो सामान्य नाम होगा वो हो जाएगा ट्राई मेथाइल एमाइन, सिंपल जो नामकरण होगा। लेकिन अब यहाँ पर जब हम इसका आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करेंगे तो यहाँ पर 2 एल्काइल समूह प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाएंगे, जबकि तीसरा जो एल्काइल समूह होगा वह मुख्य हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखा जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर तीनों ही मेथाइल समूह हैं तो 2 मेथाइल समूह प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाएंगे और दोनों ही अलग अलग नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार N का इस्तेमाल करेंगे। तो और साथ ही साथ इनकी संख्या 2 है, इसलिए इसके लिए पूर्व लग्न के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में हम डाई का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा NN डाई मेथाइल मेथेनामाइन। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाएगा। यहीं पर यदि मिश्रित तृतीयक एमाइन होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं जिसमें कि नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को मेथाइल से, एक हाइड्रोजन को एथाइल समूह से और एक हाइड्रोजन को प्रोपाइल समूह से प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर भी जब इसका सामान्य हम नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापियों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर एथाइल मेथाइल प्रोपाइल एमाइन ये सामान्य नाम होगा। लेकिन जब हम आईयूपीएसी पद्धति में इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कार्बन वाला एल्काइल समूह है वह मुख्य हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पर प्रोपेन होगा, जबकि बाकी के 2 एल्काइल समूह प्रतिस्थापी के रूप में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे N एथाइल N मेथाइल प्रोपेन अमाइन। तो इस तरह से इसका नामकरण होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 एथाइल मूलक हैं। साथ ही साथ जो तीसरी तरफ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए 4 कार्बन की श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है। तो नेचुरली जब हम इसका आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करेंगे तो यहाँ पर जो मुख्य 4 कार्बन की जो श्रृंखला है वह मुख्य हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखी जाएगी, जबकि बाकी के 2 जो एल्काइल समूह है वह यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसका सामान्य नामकरण करते हैं तो ये हो जाएगा डाई एथाइल ब्यूटाइल एमाइन, ये इसका सामान्य नाम होगा। लेकिन जब इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम होगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि N से ही 2 एथाइल समूह जुड़े हुए हैं इसलिए हम उनकी संख्या को भी दर्शाने के लिए 2 बार N का इस्तेमाल करेंगे। तो ये नाम हो जाएगा NN डाई एथाइल। और चूंकि जो मुख्य हाइड्रोकार्बन है उसमें 4 कार्बन है इसलिए लिखा जाएगा ब्यूटेन।
और साथ ही साथ ये जो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 एमाइन। जो एमाइन समूह नाइट्रोजन है वह पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एमाइन समूह की स्थिति दर्शाने के लिए वहाँ पर हो जाएगा 1 एमाइन। तो इसका नामकरण हो जाएगा NN डाइएथाइल ब्यूटेन अमाइन। इसके बाद हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर भी हमें एक तृतीयक एमाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखें कि जो एमाइन नाइट्रोजन है उससे एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, एक एथाइल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि जो तीसरा एल्काइल समूह है वह यहाँ पर 5 कार्बन की एक श्रृंखला है, यानी कि वो पेंटाइल समूह है। तो इस तरह से जब हम इसका सामान्य नामकरण करेंगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्रतिस्थापियों को लिखेंगे। तो यहाँ पर ये इसका नाम हो जाएगा एथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमाइन। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और जब इसका हम IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे तो जो 5 कार्बन की यहाँ पर जो श्रृंखला है वह मुख्य हाइड्रोकार्बन होगी। साथ ही साथ चूंकि जो मुख्य उसका जो नामांकन हम करेंगे उस तरफ से करेंगे जिधर से एमीन समूह पास हो, तो यहाँ पर हम राइट टू लेफ्ट की तरफ यहाँ पर चलेंगे और इस तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 नंबरिंग हम करेंगे मुख्य हाइड्रोकार्बन के लिए। और उसके बाद हम देखें कि जो नाइट्रोजन से जुड़े अन्य प्रतिस्थापी हैं वो यहाँ पर एक मिथाइल समूह है और दूसरा एथाइल समूह है, तो उन्हें हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। तो सामान्य नामकरण इसका होगा, वह हो जाएगा N एथाइल N मेथाइल पेंटेन 2 एमाइन, क्योंकि जो एमीन समूह है वह दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। इन सब उदाहरणों के द्वारा हम नियमों का पालन करते हुए हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक प्रकार के एमाइंस का नामकरण कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ अन्य प्रकार के विशेष प्रकार के उदाहरण भी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि जितने भी उदाहरण हमने लिए उसमें एमाइन समूह ही या फिर एल्काइल समूह प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित थे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण हम ले रहे हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं 3 कार्बन की श्रृंखला दिखाई दे रही है, जिसमें कि एक तरफ NH2 अमाइन समूह जुड़ा हुआ है, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर एक द्विबंध भी उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि जो एमीन समूह है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर द्विबंध से ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पर जो कार्बन का क्रमांकन करेंगे वह हो जाएगा, वह एमाइन समूह के तरफ से होगा। और इस तरह से यहाँ पर हम 1 2 3 कार्बन श्रृंखला में कार्बन का क्रमांकन करेंगे। और यहाँ पर पहले कार्बन पर हम देख रहे हैं कि एमाइन समूह जुड़ा हुआ है, जबकि जो द्विबंध है वह दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन के मध्य उपस्थित है। तो इस तरह से जब हम इसका सामान्य नामकरण करते हैं तो सामान्य नामकरण में हमने जाना है कि वह कार्बन जो कि द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन के से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कार्बन को हम एलिलिक कार्बन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो एमाइन होगा वह भी एलिल एमाइन कहलाएगा, जो इससे स्पष्ट होगा कि जो कार्बन है वह एलिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जब हम इसका IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर द्विबंध भी उपस्थित है सफिक्स के रूप में लिखने के लिए, और साथ ही साथ एमाइन को भी हमें सफिक्स के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर जो हमारा जो रूट चेन होगा, कार्बन होगा, वह पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसके लिए हम लिखते हैं प्रोप। इसके बाद हम दिखाएंगे जो द्विबंध है, जो पहला सफिक्स होगा वो द्विबंध को दिया जाएगा और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2ईन। साथ ही साथ जो एमाइन समूह है वो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा 1 एमाइन, यानी कि कंपाउंड का पूरा जो IUPAC नाम होगा वह होगा प्रोप 2ईन 1 एमाइन। इसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं। यदि ऐसी स्थिति हो जबकि एमाइंस में कार्बन से जुड़ा हुआ एक से अधिक NH2 समूह, अमीनो समूह उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जितने अमीनो समूह होंगे उनकी संख्या के आधार पर हम डाई ट्राई का उपयोग तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो मुख्य हाइड्रोकार्बन का जब हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हम अंत का जो ई है जिसे हम अभी तक सब्स्टिट्यूट कर देते थे, हटा देते थे, उसे नहीं हटाएंगे।
पूरे हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कार्बन है, जिससे दोनों कार्बन से ही एक NH2 समूह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन के लिए जो मुख्य कार्बन हाइड्रोकार्बन का नाम होगा वो होगा एथेन, और एथेन को लिखते समय हम अंत के ई का भी उपयोग करेंगे। तो इस तरह से साथ ही साथ यहाँ पर दोनों एमाइन समूह की स्थिति दर्शाएंगे जो कि पहले और दूसरे कार्बन पर है। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाई एमाइन। इसी तरह से और उदाहरण हम ले सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है, और जिसमें कि 2 कार्बनों पर यहाँ पर NH2 समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर भी हम क्रमांकन उस तरफ से करेंगे जिधर से NH2 समूह पास है। तो हम बाएं से दाईं ओर चलते हुए इसका क्रमांकन करेंगे। तो इस स्थिति में हमें दूसरे और तीसरे नंबर पर NH2 समूह प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित दिखे रहेंगे। तो यहाँ पर अब इसका जो नामकरण होगा, तो इसका नामकरण लिखने के लिए ये हो जाएगा, पहले हम हाइड्रोकार्बन को लिखेंगे यानी कि पेंटेन, फिर इसके बाद लिखेंगे 2,3 डाई एमाइन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2,3 डाई एमाइन। इसी तरह से और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 कार्बन की श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है, और इसमें पहले और अंतिम कार्बन पर NH2 समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर भी जो 6 कार्बन का जब सामान्य नाम हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ये इसका सामान्य नाम लिखा जाता है, लेकिन जो इसका IUPAC नाम होगा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन की श्रृंखला है तो इसलिए पहले लिखा जाएगा हेक्सेन। और एमीन समूह की स्थिति दर्शाने के लिए यहाँ पर पहले और छठे नंबर के कार्बन पर ये उपस्थित है। तो इसी तरह से इसका नामकरण हम करेंगे और ये हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन। ये इसका नामकरण होगा। तो इस तरह से हमने सभी प्रकार के एलिफेटिक एमाइंस का नामकरण करना सीख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे एरोमेटिक एमाइंस का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है।